हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एनटीपीसी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल सभी परीक्षाओं में जीके जीएस के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। तो हम लोग समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, श्रावती नदी या ताप्ती नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है? तो ये आपका असम में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है? असम में। इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से, सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अगर हम करंट की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर बनी है? तो वो भी आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और कहाँ से कहाँ तक के लिए? तो धुबरी से लेकर सादिया तक के बीच में बना हुआ है। अगला ऑप्शन क्या है? महानदी। तो महानदी कहाँ पे है? तो महानदी आपका उड़ीसा में पड़ता है। महानदी कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है? तो वो भी आपका महानदी पर बना हुआ है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें श्रावती नदी, तो श्रावती नदी पर कौन सा है? तो जोग जलप्रपात कहाँ पे है? तो वो श्रावती नदी पे है। और ये कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ताप्ती नदी की अगर हम बात कर लें तो ताप्ती नदी कहाँ पे है? तो आपका गुजरात में है। और सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन क्या है? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, देविका रानी या विनोद खन्ना। तो अमिताभ बच्चन को कब दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो ये आपका 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो था किन्हें दिया गया? तो आपका अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 51 की अगर बात करें तो 51 किनको था? तो आपका रजनीकांत को है। देविका रानी, तो ये आपके पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो देविका रानी थी। और विनोद खन्ना की बात करें तो विनोद खन्ना को 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो वो आपका विनोद खन्ना को दिया गया था 2018 में। 2018 विनोद खन्ना, 2019 अमिताभ बच्चन और 2020 रजनीकांत। और फर्स्ट किनको मिला है? तो फर्स्ट मिला देविका रानी को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन क्या है? कृष्णा शोभती, जी शंकर कुरूप, अमिताभ घोष या अकितम अच्युतम नंबूदरी। तो इसका कृष्णा शोभती को कब दिया गया था? तो कृष्णा शोभती को 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया है? 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो वो आपको कृष्णा शोभती को दिया गया। जी शंकर कुरूप, तो जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार का, वो आपका 1961 में किया गया है। और अगर पहला पुरस्कार की बात करें तो कब दिया गया था, कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1965 से, जो कि जी शंकर कुरूप को मिला था। अमिताभ घोष की बात करें तो पहला अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो वो आपका अमिताभ घोष को दिया गया है। कब दिया गया है? तो 2018 में दिया गया था। और अगर अकितम अच्युतम नंबूदरी की बात करें तो ये आपके लास्ट ऑप्शन अकितम अच्युतम नंबूदरी की बात कर लें तो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो आपके अकितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था। किस भाषा के कवि हैं? तो ये आपके मलयालम भाषा के हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो कुल 23 भाषा में दिया जाता है। 22 प्लस 1 आपका अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की है? ऑप्शन क्या है? अर्जुन सिंह, राकेश शर्मा, जे.आर.डी. टाटा या जमशेदजी टाटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राकेश शर्मा। कब किए थे अंतरिक्ष भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो आपके राकेश शर्मा है। कब इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा किए थे? तो ये 1984 में। जे.आर.डी. टाटा की बात कर ले अगर हम, तो पहले भारतीय पायलट कौन है? तो कौन थे? तो जे.आर.डी. टाटा थे। और इन्हें अगर भारत रत्न की बात करें तो इन्हें कब दिया गया था? तो 1992 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। झारखंड के पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो भी आपके जे.आर.डी. टाटा थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? आपके झारखंड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? ऑप्शन क्या है? तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह सूरी। तो तुगलक की अगर हम बात करें तो तुगलक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक वंश के स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और इसने क्या किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण के कार्य को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लें तो मूल नियंत्रण प्रणाली को किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये किस वंश से था? तो ये खिलजी वंश का था। खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करें
अलाउद्दीन खिलजी का, तो सिपाहियों को नगद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू की है, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। इसके साथ ही साथ अलाई दरवाजा का निर्माण प्लस 1000 खंभा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगर शेरशाह, अगला ऑप्शन क्या है, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो आपका एक हुआ था 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, और दूसरा कौन सा हुआ था, तो दूसरा आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। दोनों में विजय कौन रहा था, तो दोनों में विजय रहा था आपका शेरशाह सूरी। और अगर हम इसकी इमारतों की बात करें, भवन और अगर इमारतों की बात करें तो आपका रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया, तो आपका शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और इसने पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तन करके पटना रखा था। क्वेश्चन हमारा, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे, तो ऑप्शन क्या है, शेरशाह, शेरशानी, शेरशाह खान, तीसरा ऑप्शन क्या है, अजातशत्रु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, शेरशाह हो जाता है। अगर हम अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु कौन था, तो मगध का शासक था और बिंबिसार का यह पुत्र था। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पे है, या फिर आप भारत में कुल कितने जोन है, तो भारत में वर्तमान में कुल 18 जोन है, और इसमें से एक आपका कोलकाता मेट्रो जो है वो भी भारतीय रेल जोन में शामिल है। तो ऑप्शन इसमें क्या है, हुबली, जबलपुर, बिलासपुर या भुवनेश्वर। तो हुबली क्या है, तो हुबली का है। तो दक्षिण मध्य रेलवे का अगर हम जोन मुख्यालय की बात करें, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ पे है, तो वो आपका हुबली में है। जबलपुर की अगर बात करें तो पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पे है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय तो आपका जबलपुर में पड़ता है। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे, तो आपका बिलासपुर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। और अगर भुवनेश्वर की बात करें तो पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन हमारा, मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी, ऑप्शन क्या है, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो अगर हम अकबर की बात कर लें तो अकबर की पत्नी का नाम क्या था, तो अकबर की पत्नी का नाम था जोधाबाई। अकबर की पत्नी का नाम क्या था, जोधाबाई था। और जोधाबाई महल किन्होंने बनवाया था, तो वो भी आपका अकबर ने बनवाया था। पंचमहल और आगरा के किला का निर्माण भी आपके अकबर ने किए हैं, और साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने किया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, अकबर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब की बीवी का नाम क्या था, रबिया बीबी। रबिया बीबी था। और बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। अगला ऑप्शन मेरा क्या है, शाहजहां। तो शाहजहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुमताज महल। तो मुमताज महल किसने बनवाया था, किस मुगल बादशाह की पत्नी का नाम था, तो वो शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था, मुमताज महल था। लास्ट ऑप्शन क्या हमारा, जहांगीर। तो जहांगीर की पत्नी के नाम अगर बोले तो आपका नूरजहां हो जाता है। और अगर इसके बचपन का नाम बोले तो पूछा जाता है नूरजहां का बचपन का नाम क्या था, या फिर मेहरुनिसा कौन थी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका बचपन का नाम क्या था नूरजहां का, तो मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा था। अगला क्वेश्चन हमारा, सिपाही विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। तो ऑप्शन क्या है, 1853 ईस्वी, 1857, 1858 या 1861 में। तो अगर हम 1853 की बात करें तो 1853 में क्या होता, तो अंतिम चार्टर एक्ट जो हर प्रत्येक 20 वर्ष में लाया जाता था, वो अंतिम था। तो कब था वो अंतिम, तो 1853 में था। पहला कब था, तो 1773 का चार्टर अधिनियम आया था। उसके बाद कब आया था, तो 1773 के बाद 1793 आया, फिर 1813 आया, उसके बाद 1833 आया, उसके बाद 1853। ये चार्टर एक्ट का अंतिम था। और इसी में 1853 में क्या किया गया था, तो बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति कब की गई थी, तो ये आपका 1853 में ही किया गया था। ऑप्शन दूसरा क्या, 1857। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में ही सिपाही विद्रोह हुआ था, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन हमारा 1858। तो 1858 में क्या हुआ था, तो 1858 के तहत भारत का जो शासन है वो कंपनी के हाथ से निकाल कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। क्राउन को सौंप दिया गया था मतलब ब्रिटिश की महारानी को सौंप दिया गया था।
महारानी को सौंप दिया गया था। और 1861 में क्या हुआ था, तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। जैसे अभी हमारे भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, उसी प्रकार 1861 में जनरल जो गवर्नर जनरल होते थे उनको भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आर्टिकल आपका 127 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 127 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और 213 में कौन करते हैं, तो आपके राज्य के राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अगर हम अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश क्या होता है, तो अध्यादेश ऐसा कानून है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। अध्यादेश केवल तभी जारी किया जाता है जब संसद का सत्र जो है नहीं हो रहा हो, है ना। और आपका 213 में कौन करते हैं, तो 213 में आपके राज्य के राज्यपाल करते हैं और 123 में भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्वेश्चन हमारा, अशोक महान का शासन काल था। ऑप्शन क्या है, 322 से 228 ईसा पूर्व, 298 से 273 ईसा पूर्व, 269 से 232 ईसा पूर्व, या 322 से 185 ईसा पूर्व। तो 322 से 298 ईसा पूर्व की अगर बात कर लें तो इसमें क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था, तो 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व तक था। अगर हम 298 से 273 की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था बिंदुसार जो था, उसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक किसका शासनकाल रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र जो था बिंदुसार का शासनकाल रहा है। अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक का कब से कब तक था, तो 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। इन्होंने कुल लगभग 37 सालों तक शासन किया था। 37 सालों तक शासन किया था। और अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें 322 से 185 ईसा पूर्व तक, तो आपका मौर्य साम्राज्य का शासनकाल क्या था, तो मौर्य साम्राज्य का शासनकाल, ये सब किस में आते हैं, ये सभी जो थे मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में आते हैं। तो इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन हमारा, खिलजी राजवंश का शासनकाल था। ऑप्शन क्या है, 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, उसके बाद 1414 से 1451, और एक और ऑप्शन हमारा 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें पहला क्या है, 1206 से 1290 तक, तो गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। 1290 से 1320 ईस्वी के बीच, तो 1290 से 1320 ईस्वी के बीच खिलजी वंश का स्थापना हुआ था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। अगला ऑप्शन क्या हमारा, 1320 से 1414 ईस्वी में, तो तुगलक वंश था। तुगलक वंश की स्थापना हुई थी और इसका संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। अगला ऑप्शन हमारा 1414 से 1451 ईस्वी तक, तो इसमें सैयद वंश का स्थापना हुआ था और इसका संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक था आपका खिर्ज खां। अगला ऑप्शन हमारा एक और ऑप्शन है 1451 से 1526 ईस्वी में, तो इसमें किसका शासनकाल था, तो इसमें लोधी वंश का स्थापना हुआ था और इसका अगर हम संस्थापक की बात करें तो वो कौन था, बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी। उसके बाद कौन सा आ गया था, उसके बाद आपका मुगल शासनकाल आ गया था 1526 से लेकर। पहला मुगल शासक कौन था, तो बाबर था। तो इसमें अगर हम एक ट्रिक आता है, गुलाब खिले तो सांस ले, गुलाब खिले तो सांस ले, गुलाब खिले तो सांस ले। तो गुलाब खिले से क्या हो गया, गुलाम वंश हो गया आपका। खिले से क्या हो गया आपका, खिलजी वंश हो गया। तो से क्या हो गया, तुगलक वंश हो गया। और सांस ले से क्या हो गया आपका, सैयद वंश हो गया। और ले से सांस ले से आपका कौन सा, लोधी वंश हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन क्या है, ये आपका ऑप्शन है पंडित, P फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और आपका आर एन टी मीन्स क्या हो जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, और ये आपके हो जाते हैं महात्मा गांधी। तो अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें तो इनका कौन सा बुक था, तो आपका भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक, ये किनका बुक है, तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के कौन से बुक थे, तो आपका बुक था आपका गीतांजलि। गीतांजलि किनका पुस्तक है, तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर का है। अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात कर लें तो ज्ञान योग किनका बुक था, तो ज्ञान योग आपका स्वामी विवेकानंद का। और महात्मा गांधी की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, साथ ही साथ हिंद स्वराज, ये सभी पुस्तक, ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके महात्मा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस फसल का भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में कृषि की जाती है। ऑप्शन क्या है, धान, गेहूं, मक्का या ज्वार। तो धान, इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाता है, धान का खेती होता है सबसे ज़्यादा। और धान का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद कहाँ पे होता है, उसके बाद आपका यूपी में होता है। गेहूं का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता था, गेहूं का आपका सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, यूपी होता है। और अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो वो कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। अगला ऑप्शन है हमारा मक्का। तो मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश। और ये किस मिट्टी में जा होता है, तो लाल दोमट मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। और अगर ज्वार की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। और अगर मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। गेहूं की बात कर लें तो दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर हम सूर्य, अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रमशः एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रमशः एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। मतलब वो आप बोल सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आना, ये आपका हो जाता है सूर्य ग्रहण हो जाता है। और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी का आ जाना आपका क्या है, वो आपका चंद्र ग्रहण हो जाता है। अगर हम सूर्य ग्रहण की बात कर लें तो ये कब होता है, तो ये आपका अमावस्या को होता है। और अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये हमेशा कब होता है, तो ये आपका पूर्णिमा को होता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है एशिया की सबसे बड़ी नदी। तो सिंधु नदी, नील नदी, यांगटीसी नदी या फिर अमेजोन नदी। यांगटीसी या फिर अमेजोन नदी। तो एशिया की पूछ रहा है तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, तो वो आपका यांगटीसी नदी होता है। ये कहाँ पे है, तो ये आपका चाइना में इसका उद्गम है। और अगर हम सिंधु नदी की बात कर लें तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो इसका है तिब्बत के मानसरोवर के निकट में होता है इसका सिंधु नदी का उद्गम। और अगर हम बात कर लें नील नदी का, तो विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है। इसकी लंबाई 6990 किलोमीटर है। और अगर हम अमेजोन नदी की बात करें तो विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपका अमेजोन नदी है। कहाँ पे पड़ती है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका या फिर आपको ब्राज़ील बोल सकते हैं, वहाँ से निकलती है। अगर हम सिंधु नदी की बात कर लें तो सिंधु नदी आपका, अगर हम नील नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। और दूसरी नदी कौन सी है विश्व की सबसे लंबी नदी, तो वो आपका अमेजोन नदी है। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी की अगर बात कर लें तो वो आपका यांगटीसी नदी है, जो कि चाइना में है। अगर हम और नदियों की, पुरानी नदियों की बात करें, अगर हम सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चेनाब है। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चेनाब है, चेनाब, झेलम, रावी, ये सब किसका, सिंधु की सहायक नदी है। तो अगर हम सिंधु की नदियों की, अगर हम सिंधु की, अगर हम सिंधु को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो सिंधु को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो सिंधु को पहले शतद्रु नाम से जाना था।
सिंधु को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सिंधु को पहले शतद्रु नाम से जाना जाता था। अगर हम चिनाब की बात करें तो चिनाब को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो चिनाब को पहले अश्विनी नाम से जाना जाता था। और अगर हम झेलम की बात करें तो झेलम को पहले किस नाम से जाना जाता था? वितिस्ता के नाम से झेलम को जाना जाता था। और अगर हम रावी की बात करें तो रावी को परुष्णी नाम से जाना जाता था। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये कंपास नहीं है, पंपास है। अगला क्वेश्चन हमारा, पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन हमारा साउथ अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या अर्जेंटीना। तो अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो यहाँ के घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अफ्रीका में कौन सा घास के मैदान पाया जाता है? तो सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो आपका अफ्रीका में पाया जाता है। और अगर हम पंपास घास के मैदान की बात करें तो ये आपका ऑप्शन डी अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगर हम कुछ और घास के मैदानों की बात कर लें तो यूरोप में क्या है? तो यूरोप में आपका हो जाता है, यूरोप में कौन से? स्टेपीज है, स्टेपीज है। आपका हंगरी में कौन सा है? तो हंगरी में आपका पुस्ताज है, हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो जाता है। और वेनेजुएला में बात कर लें तो वेनेजुएला में आपका, अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में कौन सा है? तो लानोस है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, अर्जेंटीना में कौन सा है? तो अर्जेंटीना में पंपास हो जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में कौन सा है? तो वेल्स है। अफ्रीका में उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज है। और आपका अफ्रीका में कौन सा? तो अफ्रीका में सवाना हो जाता है। यूरोप में स्टेपिस हो जाता है। हंगरी में पुस्ताज हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। और वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान। ये सभी प्रमुख घास के मैदान है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राज्य भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 350 का ए और अनुच्छेद 338 का ए। तो अगर हम अनुच्छेद 355 की बात करें तो भारत का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण, भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ये आपका आर्टिकल 355 कहता है। इसी के अगर हम आगे बात करें तो 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन किस में लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन 356 में लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 की, अगर 345 की बात कर लें तो अनुच्छेद 345 क्या कहता है? तो राज्य की राज्य भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया क्या है? तो आपका 345 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अनुच्छेद 350 का ए की बात कर लें तो इसमें क्या है? तो राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? तो आपका आर्टिकल 350 का ए जो है वो आपका प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में देने का प्रावधान किया गया है। और अगर हम अनुच्छेद 338 की बात करें तो इसमें क्या है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 338 का ए में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, दल बदल कानून पारित हुआ था, दल बदल कानून पारित हुआ था। ऑप्शन क्या है? 1976 में, 1978, 1985 या 1989 में। तो अगर हम 1976 की बात करें तो 1976 में क्या हुआ है? तब हमारा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ है। और इसी में आपका शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में कर दिया गया था। मैंने पिछले वीडियो में शायद 44वां संविधान संशोधन बोल दिया था। तो इसका सही क्या है? तो 42वां संविधान संशोधन में ही शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में कर दिया गया था। अगर हम 1978 की बात कर लें तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें क्या हुआ है? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर किसमें किया गया है? तो आपका विधिक अधिकार बना दिया गया है। 1978 में क्या है? 1978 में क्या है? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर
विधिक अधिकार बना दिया था। और अगर हम दल बदल कानून की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, 1985 में दल बदल कानून 10वीं अनुसूची लाया गया था। ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून को पारित किया गया था 10वीं अनुसूची के जारी करके। और अगर हम 1989 की बात करें तो 1989 में क्या हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन 61 संविधान संशोधन में 1989 के तहत आर्टिकल 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, 1943 एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि, ऑप्शन क्या है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। दूसरा ऑप्शन है दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तीसरा ऑप्शन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, या भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। तो गांधी जी दांडी यात्रा कब किए थे, तो ये आपका हो जाता है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। 1930 ये आपका 1930 हो जाता है। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, तो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था, तो ये आपका 1939 से 1945 के बीच में। और 1945 में एक और घटना क्या हुआ था, तो हिरोशिमा पर अमेरिका ने अटैक कब किया था, तो आपका 1945 में किया था। 6 अगस्त 1945 को आपका हिरोशिमा पर किया था, 6 अगस्त 1945 को। और 9 अगस्त 1945 को क्या किया था, तो वो भी आपका जापान पे, दोनों जापान पे ही किया था। 6 अगस्त 1945 को ये आपका जगह का नाम था हिरोशिमा, और 9 अगस्त 1945 को किया था जो उसका नाम क्या था, नागासाकी। ये दोनों आपका जापान में अमेरिका के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन क्या है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, तो ये आपका 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। और भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके सभापतियों में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन क्या है, बद्रुद्दीन तेवजी, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी या जॉर्ज यूले। तो इसका अगर हम बद्रुद्दीन तेवजी की बात करें तो ये कौन थे, तो आपके कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो आपके बद्रुद्दीन तेवजी थे। और इन्होंने कब कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो ये आपके 1887 ईस्वी में किए थे। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका मद्रास में हुआ था। अगला ऑप्शन क्या है, A.O. ह्यूम। तो कांग्रेस की स्थापना किन्होंने किया था, तो वो आपका A.O. ह्यूम ने किया था। कब किया है, तो 1885 ईस्वी में। अगला ऑप्शन क्या है, W.C. बनर्जी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा, W.C. बनर्जी हो जाता है। 1885 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, ये आपका मुंबई में हुआ था। और पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, तो W.C. बनर्जी है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, जॉर्ज यूले। तो ये कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। इन्होंने कब अध्यक्षता किए थे, तो 1888 ईस्वी में किए हैं। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका इलाहाबाद में हुआ है। इलाहाबाद, जिसका नाम है परिवर्तन करके क्या कर दिया है, प्रयागराज, योगी जी। अगर हम एक और ऑप्शन देख लें 1886, तो 1886 में कौन किए थे, तो ये आपके दादा भाई नौरोजी। कहाँ पे हुआ था ये, तो कोलकाता में हुआ था। तो 1885 में W.C. बनर्जी, 1886 में आपका दादा भाई नौरोजी कोलकाता में, 1887 में बद्रुद्दीन तेवजी आपका कहाँ पे, तो मद्रास में। और जॉर्ज यूले 1888 में पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तो 1888 में कहाँ पे, इलाहाबाद में। और A.O. ह्यूम कौन थे, तो इसके कांग्रेस के स्थापना किन्होंने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के उदाहरण है। टाइफाइड और हैजा किस प्रकार बीमारी का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या है, विषाणु जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, या इनमें से कोई नहीं। तो विषाणु जनित रोग की अगर हम बात करें तो विषाणु जनित रोग कौन हो जाता है, तो आपका इसमें आ जाता है, विषाणु जनित रोग में रैबीज आ जाता है, चेचक आ जाता है, चिकन पॉक्स है आपका, हेपेटाइटिस है, मीजल्स,
फिर आपका क्या है, इबोला है, पोलियो है, डेंगू और जीका रोग। ये सब किस में, पोलियो, डेंगू और जीका रोग, ये सब किस में आ जाता है, ये सब आपका विषाणु जनित रोग है। अगला ऑप्शन है बैक्टीरिया जनित रोग। तो बैक्टीरिया जनित रोग की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से बीमारी होते हैं, तो आपका प्लेग हो जाता है, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, साथ ही साथ टाइफाइड भी इसी में है। उसके बाद कुष्ठ रोग आपका, फिर आपका निमोनिया हो जाता है, और एक लास्ट बचता है हैजा। तो इसमें अगर हम देखें तो टाइफाइड भी आ जा रहा है और आपका हैजा, ये दोनों किस में आ जाता है, तो ये आपका बैक्टीरिया जनित रोग में आ जाता है। प्रोटोजोआ जनित रोग की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है, तो इसमें आपका पायरिया आ जाता है, पायरिया, काला ज्वार, मलेरिया, पेचिस और आपका एक निद्रा रोग, ये सब किस में आ जाता है, तो ये सब आपका प्रोटोजोआ जनित रोग में आ जाता है। क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष होता है, ऑप्शन क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, या सूर्य और किसी ग्रह के बीच की दूरी। प्रकाश वर्ष, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है। ऑप्शन क्या है, एल्यूमिनियम, कांच, लोहा या जल। तो अगर हम एल्यूमिनियम की बात कर लें तो इसमें कितना होता है ध्वनि की गति, तो आपका हो जाता है एल्यूमिनियम में कितना हो जाता है, तो 6420 मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना हो जाता है, तो कांच में आपका 5640 मीटर पर सेकेंड। लोहा में कितना है, तो लोहा में आपका 5100, लोहा में आपका कितना 5100 मीटर पर सेकेंड। और आपका जल में कितना हो जाता है, तो जल में आपका 1450 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन का एक अपरूप जो ऊष्मा और विद्युत का चालक है, ऑप्शन क्या है, हीरा, ग्रेफाइट या चारकोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से हीरा से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कठोरता हो जाएगा। हीरा संबंधित किससे, कठोरता से। थैंक यू।